जय हिंद सोल्जर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सोल्जर। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हमारे 10 प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद में उसके बाद हमारे टॉपिक वाइज रिवीजन ही क्लास चलेगी और उस रिवीजन क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो पहले क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के बेस पर कॉन्सेप्ट जो बन रहा होगा उसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो अब हमारी रेगुलर क्लास चलेगी कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन दोनों एक ही साथ में करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे अपनी स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, तो आप ट्राई भी करते रहना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धातु, अधातु और धातु क्रम। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं इधर कॉन्सेप्ट भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा, साथ में आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कॉपर का जो मुख्य अयस्क क्या होता है और कॉपर के कितने अयस्क होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट में आपको इधर लिखाई दे रहा है, जो कॉपर जो होता है उसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है CuFeS2। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर पैराइट। एक कॉपर पैराइट जो होता है इसका मुख्य अयस्क होता है कॉपर का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर पैराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इसमें क्वेश्चंस हैं, करीब क्वेश्चन 60-70 हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इस टॉपिक के आपके आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस कराऊं और अगर आप बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से आपने क्वेश्चंस कर लिए तो फिर ये टॉपिक से कहीं से भी पूछा जाए इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक मतलब टाइप वाइज क्वेश्चंस भी करा दूंगा इसमें। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु और साथ में निष्कर्षण से जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो मिश्र धातुओं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये तो मुख्य अयस्क हो गए कॉपर का। कॉपर का एक और अयस्क होता है कॉपर ग्लांस करके Cu2S, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपर के और अगर अयस्क की बात करूं तो कॉपर का एक अयस्क होता है एजुराइट। एजुराइट का फार्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक कॉपर एजुराइट होता है होल थ्राइस। ठीक है, कॉपर एजुराइट का ये फार्मूला होता है। तो आप इनको ध्यान कर लीजिएगा, ये 3 आप कॉपर के अयस्क ध्यान लीजिए। लेकिन कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो कॉपर पैराइट होता है, इसका आप लिख लीजिए। इसको कॉपर पैराइट बोलते हैं, इसको कॉपर ग्लांस बोलते हैं और इसको एजुराइट बोलते हैं। एजुराइट किसका अयस्क होता है? इसका। अगर मेलेकाइट कर दिया जाए तो इसको उलट कर लिख दीजिए, हो जाएगा मेलेकाइट। मेलेकाइट भी कॉपर का अयस्क होता है, COOH का होल थ्राइस कर दें और यहाँ लिख दें CuCO3, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये मेलेकाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेलेकाइट। आप अपनी स्क्रीन पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये मेलेकाइट हो जाएगा, ये एजुराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लांस हो जाएगा और CuFeS2 एक कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। इसके साथ आपको और कॉन्सेप्ट बता दूं कि कॉपर जो होता है, कॉपर धातु का जब निष्कर्षण किया जाता है उसमें किस भट्टी का यूज किया जाता है? उसमें परावर्तनी भट्टी का यूज किया जाता है। इसको भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भारत के भार के अनुसार अधिक होती है? इसका मतलब है कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है ओवरऑल अगर बात करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? धातु जो है अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो सबसे मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है और एल्युमिनियम के बाद में ये फिर हमारा सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। यानी कि ये तो हमारे पास अधातु है। अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली अधातु कौन सी है तो ऑक्सीजन है, और ओवरऑल भी ऑक्सीजन है, लगभग 49% ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी पर। ठीक है, और अल्मोनियम जो है हमारे ये भी पाया जाता है, लगभग हमारे पास होता है 26% एल्युमिनियम मौजूद होता है और सिलिकॉन 14-15% ये भी होता है। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाली धातु एल्युमिनियम, फिर उपधातु पूछेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में तो सिलिकॉन, और अधातु हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ बड़े यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अपनी कॉपी पर आप नोट करते रहिएगा, मैं यहाँ पर अच्छे से करवा रहा हूँ।
हो सकता है क्लास आपकी 1 घंटे तक निकल जाए, लेकिन क्लास जो रहेगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेगा, क्वेश्चंस भी चलेंगे, तो आपका फर्ज यही है कि आप क्लास को पूरा देखें। और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता चले कि केमिस्ट्री, बीएसएफ आरओ या फिर एनी किसी भी एग्जाम की बात कर लें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और साथ ही साथ उसका रिवीजन और उसके साथ में कॉन्सेप्ट को अगर लेकर चल रहा है तो इसी चैनल पर ये सब हो रहा है, तो उसको भी इस चैनल के बारे में पता चलना चाहिए, तो आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशत है। तो धातु सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट मैंने अभी बता दिया है। और अधातु ऑक्सीजन है, और उपधातु अगर पूछ दे तो सिलिकॉन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर देखिए आपको थोड़ा बता दूं, देखिए खनिज क्या होता है, खनिज ऐसा होता है कि खनिज का सिस्टम है कि जैसे पिछले जब पृथ्वी वगैरह लौट जाती है तो उसके अंदर ये सब वन वगैरह जो भी होता है सब धंस जाता है ज़मीन के अंदर। तो जो हमको बाद में खनिज का मतलब होता है कि पत्थर है या फिर कोई कच्चा मतलब पत्थर वगैरह जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हों, वही खनिज होता है। खनिज से हम लोग डायरेक्ट धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए खनिज से पहले अयस्क प्राप्त करते हैं और अयस्क से धातु का निष्कर्षण वगैरह कर लेते हैं। उसकी एक विधि होती है, वो सारी विधि मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप बने रहिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे अशुद्धियों को गैंग कर, मतलब अशुद्धियां या गैंग, गैंग मतलब अशुद्धियां होती हैं। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि अयस्क से अगर हम लोग अशुद्धियों को दूर करेंगे तो उस विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए उस विधि को हम लोग सांद्रण कहते हैं। ठीक है, उस विधि को हम लोग सांद्रण कहते हैं। सांद्रण का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सांद्रण का मतलब होता है कि जो हमारे पास अशुद्धि मौजूद है, अशुद्धि को अगर दूर करेंगे तो सांद्रण उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप के अयस्क होते हैं, अलग अलग टाइप के अयस्कों का सांद्रण भी अलग अलग तरीके से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के आने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण है। तो देखिए झाग प्लवन विधि जो होती है वो केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होती है। सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, जितने भी सल्फाइड अयस्क होंगे उनको अगर हम लोग शुद्धिकरण करेंगे या उनसे हम लोग धातुओं को, उससे अगर हम लोग जो अशुद्ध है गैंग है उससे निकालेंगे तो सल्फाइड अयस्क के लिए झाग प्लवन विधि यूज की जाती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछा गया है कि झाग प्लवन विधि में जो हम लोग तेल लेते हैं वो किसका होता है, वो नीड़ का तेल होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। झाग प्लवन विधि क्या होती है, हमारे पास कोई अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, उसको हम लोग एक टैंक में डाल देते हैं जिसमें पानी भरा होता है, और उसमें जो हमारे पास अयस्क होता है वो नीड़ के तेल में ऑलरेडी पहले से भीगा हुआ होता है, फिर नीड़ का तेल भी उसमें डाल देते हैं टैंक में। और जब उस अयस्क को डालते हैं तो जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, और जो हमारा अयस्क होता है प्योर जो शुद्ध हो जाता है वो हमारे ऊपर तैरने लगता है टैंक के ऊपर, तो उसको निकाल लिया जाता है। फिर उसके क्या हम लोग क्या कराते हैं, उसका ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसका आगे प्रोसेस जो आएगा फिर बताता चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा अपने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि क्रायोलाइट का सूत्र है, क्रायोलाइट का सूत्र है। चलिए क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं, क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। ठीक है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। कॉन्सेप्ट अब आ गया तो बता दूं एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आपसे पूछा जाता है, उसका नाम होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के अगर फार्मूले की बात करूं तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ये होता है हमारे पास एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। बाकी एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है Na3AlF6 क्रायोलाइट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है जिसको कोरंडम कहते हैं, वो होता है Al2O3। ठीक है, एक कोरंडम होता है। और भी अयस्क होते होंगे लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। इसको हम लोग कोरंडम बोलेंगे, इसको हम लोग क्रायोलाइट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉक्साइट बोलेंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बॉक्साइट NaOH विलयन के क्रिया करके बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब बॉक्साइट का हम लोग सांद्रण करते हैं तो एल्युमिनियम के अयस्कों का जो सांद्रण होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क प्रमुख कौन सा है, Al2O3 2H2, बॉक्साइट, ये तो सल्फाइड अयस्क है नहीं। तो इसका सांद्रण हम लोग करेंगे 3 विधियों के द्वारा। पहली विधि हमारी रहेगी बेयर विधि, दूसरी रहेगी हाल विधि, तीसरी जो पहली विधि हमारी रहती है वो शायद हाल विधि रहती है,
और लास्ट हमारा फिर बेयर विधि आती है, फिर सर्पिक विधि आती है। तो 3 विधियाँ होती हैं। तो सब जब हम इसको बनाते हैं, चाहे हमारे पास बेयर विधि हो या हाल विधि हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्युमिनेट प्राप्त करते हैं। ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट, उसका आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सोडियम एल्युमिनेट फार्मूला होता है NaAlO2। ठीक है, ये हम लोग प्राप्त करते हैं पहले सबसे। और अगर हम लोग अगर सर्पिक विधि लें तो सर्पिक विधि में हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं Aln प्राप्त करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त करते हैं। अब इसके बारे में रिएक्शन जहाँ पे आएगी क्वेश्चन, वहाँ पर इसके बारे में बता दूंगा। और जो NaHOH होता है, क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में कि बॉक्साइड सांद्रण NaOH विलयन में क्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है, NaAl2 को बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने बताया कि NaOH रिएक्शन करे या Na2CO3 करे तो यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि सही तथ्य का चयन कीजिए। सही तथ्य का चयन कीजिए। देखिए, ये जो बनता है, मैं आपको बता दूं, ये जो बनता है सर्पिक, जब सर्पिक विधि से सांद्रण करेंगे तब हमारे पास Al बनेगा, सर्पिक। ठीक है, और इसी से हमको अमोनिया मिल जाएगा। जब इस पर जल की क्रिया करा देंगे, जल की क्रिया कराएंगे AlOH का होल थ्राइस प्राप्त करने के लिए, होल थ्राइस प्राप्त करने के लिए, तो हम ये अमोनिया में तब्दील होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए अपने स्क्रीन पर। सही तथ्य पूछ रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलो इसके बारे में आपको बता दूं कि जितने भी हमको खनिज मिलते हैं उनमें क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। फिर क्या, तो जो सभी अयस्क हैं वो तो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज हैं, क्योंकि वो खनिजों से ही बने हैं। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, और सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा इसमें कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सही बात है। ये बिल्कुल सही वाली, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी कि 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 9 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ करा रहा हूं ताकि आपको मजा भी आए, साथ में आपका प्रैक्टिस भी होता रहे, और उसके साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होते रहें। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उनको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहिएगा, अगर आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि मिश्र धातुओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में, वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि कृत्रिम गोल्ड होता है। देखिए मिस आ गया फिर वही क्वेश्चन कि कृत्रिम गोल्ड होता है। कृत्रिम गोल्ड जो होता है, अब ये मिश्र धातु का क्वेश्चन से, तो कृत्रिम गोल्ड क्या होता है, हमारे पास होता है एल्युमिनियम ब्रांच, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब कुछ मिश्र धातुओं से हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि मिश्र धातुओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, मिश्र धातु के बारे में आपको बता दें, इस जो मैंने अभी आपको लिखाया है, इस सब कॉन्सेप्ट को आपको लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर लिखा नहीं होगा तो फिर आप इसको नोट कैसे कर पाएंगे। तो अपने एक बार नोट कर लेंगे तो आप रिवीजन में आपके काम आएगा। चलिए, मिश्र धातु की बात करें, अभी हमने बताया कृत्रिम गोल्ड। तो कृत्रिम गोल्ड में क्या होता है, हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम होता है, ये हमारे पास होता है कृत्रिम गोल्ड। ठीक है, कृत्रिम गोल्ड या इसको रोल्ड गोल्ड भी कहा जाता है, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, ये आभूषण बनाने में काम आता है, रोल्ड गोल्ड, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास पीतल में किसका होता है, तो पीतल में होता है कॉपर जेडेन का। कॉपर जेडेन जो होती है धातु, मिश्र धातु बन जाती है पीतल। उसके बाद अगर हमसे पूछ देता है कि जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है और ये जेडेन होता है और निकिल होता है, ये हमारे पास होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप नाम लिखिएगा, CuZn+Na, ये जर्मन सिल्वर होता है। उसके और ये हमारे पास क्या होता है, पीतल होती है। और अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात करूँ कांसा की, कांसा में क्या होता है, Cu+Sn होता है, ये कांसा हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे, जो हमारे पास सोल्डर होता है, या जो वो तार नहीं होता जिससे हम लोग टाँके लगाया करते हैं, जो चोट लग जाती है हाथ में, टाँके लगता है, टाँके लगाने वाला तार, उसको सोल्डर भी कहते हैं। उसकी उस मिश्र धातु की अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है, Pb और Sn होता है। ये हमारे जो Pb-Sn है, ये हमारे टाँका लगाने वाला तार सोल्डर होता है। नाइक्रोम जो तार होता है, नाइक्रोम तार पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, एक किससे बना होता है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम। ठीक है, इससे बना होता है। मैग्नीन धातु का जो तार होता है, आपने देखा मैग्नीन पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैग्नीन धातु के तार को हम लोग वोल्ट मीटर में यूज करते हैं, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा, आपके पेपर में भी आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। मैग्नीन एक कांस्टेनन धातु का तार जो होता है, 10 मीटर तार लेते हैं विभव मापी में, तो वो क्या होता है, वो तार जो होता है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो किसका बना होता है, मैग्नीन धातु, यानी कि कॉपर प्लस निकिल का बना होता है।
कॉपर प्लस निकल का बना होता है। तो इतनी मिश्र धातुएं आप याद कर लीजिएगा जितनी मैंने लिखाई हैं। ये हमारे पास मैग्नीन या काफ्टिनन धातु की मिश्र धातु है, ये हमारे पास नाइक्रोम की है, ये हमारे पास सोल्डर यानी जो टांका लगाने वाला तार होता है उसका है, और ये हमारे पास कांसा है, और ये हमारे पास पीतल है, और ये हमारे पास ये किसका लिखा है, जर्मन सिल्वर है और रोल्ड गोल्ड है। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। 10 में कह रहा है निस्तापन क्या है। देखिए निस्तापन और भर्जन मैं आपको बता दूं, जैसे अयस्क देखिए एक पूरी विधि बता दूं आपको कि धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखो पहले खनिज मिलता है हमको, ठीक है, खनिज से हम लोग क्या करते हैं, जो होता है अयस्क प्राप्त करते हैं। अब अयस्क में क्या होता है, अशुद्धियां मौजूद होती हैं, तो अशुद्धियों को हटाने के लिए उसका सांद्रण किया जाता है, और सांद्रण भी कई प्रकार से होता है। सल्फाइड अयस्क का जो होगा झाग प्लवन विधि के द्वारा होगा, और अदर जो विधि है उनका विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा भी हो सकता है, गुरुत्व पृथक्करण चुंबकीय विधि के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, और बाकी लिविंग विधि के द्वारा भी होता है। लिविंग विधि से जैसे कि हमारे पास अगर Hg है, Hg वगैरह जो धातु है, नहीं कि मरकरी धातु का अगर करना तो लिविंग वगैरह विधि लगा देंगे उसमें, बाकी विद्युत अपघटनी विधि लगा देंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि लगा देंगे, और सल्फाइड अयस्कों के लिए जो खासकर होता है वो हमारे पास जो होती है झाग प्लवन विधि होती है। फिर सांद्रण हो जाएगा। सांद्रण के बाद हमारे पास क्या होगा, हम उसका क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड बनाएंगे। सांद्रित होने का एस का ऑक्साइड बनेगा भर्जन से और निस्तापन से। भर्जन में क्या होगा, केवल सल्फाइड एस्कों का होता है भर्जन। सल्फाइड एस लिखिएगा इस बात को कि सल्फाइड एस्कों का केवल भर्जन होता है। भर्जन में क्या करते हैं, जो हमारे पास सांद्रित एस्क होता है उस पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के उसका ऑक्साइड बना लेते हैं। निस्तापन में क्या होता है कि उसको इतना गर्म करते हैं कि उसका भाई उसको गीला कर दिया है, मतलब उसको सांद्रित किया तो गीला तो हो ही जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण किसी से भी करें तो निस्तापन में केवल एस को इतना गर्म किया जाता है कि वो गर्म होकर आवास से, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि उसमें नमी ना रह जाए और वो पिघले भी ना, ये निस्तापन होता है। और निस्तापन के बाद फिर हम लोग अपचयन कराते हैं। अपचयन भी कई विधियों के द्वारा होता है। प्रगलन की विधि हो सकता है अपचयन। प्रगलन में जैसे कि हमारे पास कोक का आता है। कोक अगर कोक्स करवाएंगे तो कोक के लिए हमारे पास क्या होता है, और एल्युमिनियम विधि जो होती है, एल्युमिनियम में केवल अगर बात करूं तो एल्युमिनियम में जो हमारे पास होता है वो केवल होता है शायद मैग्नीज का होता है, मैग्नीज, और क्रोमियम में एल्युमिनियम का होता है। कोक जो होता है, कोक की अगर बात करूंगा तो कोक के साथ में हम लोग Sb और Pb, मतलब Pb और Sn, इनका क्या कराते हैं, एल्युमिनियम की उपस्थिति में कराते हैं। तो इनको आप याद कर लेना। पहले आप जो पूरी प्रोसेस है उसको सुन लीजिए, ठीक है। तो फिर ये अपचयन हो जाएगा। अपचयन होने के बाद में फिर उसका शोधन होता है। धातु का शोधन भी कई विधि से करते हैं, और शोधन करने के बाद फिर जैसे कि और अगर मान लो अच्छी धातु उनको ना मिले तो और विधि से उसका परिशुद्ध कर देते हैं और अच्छे तरीके से। बस यही होता है। आगे कॉन्सेप्ट आता रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन आता रहेगा, कॉन्सेप्ट में बताता रहूंगा, बस वीडियो में आप बने रहना। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि निस्तापन, मैंने क्या बताया कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में एस को गर्म करते हैं। वायु की अधिकता में एस को गर्म करना, एस को ठंडा करना। अब देखिए क्या होता है, इसका रियल जो बात बताऊं, मैंने अभी आपको बताई है कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में एस को गर्म करना होता है, ठीक है। वायु की अधिकता में गर्म नहीं करना। अब वायु की अधिकता मतलब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। चलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट बताऊं उसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए कि निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखो उसी क्वेश्चन से कि ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए, ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन के लिए नहीं, ऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया सल्फाइड के लिए, तो सल्फाइड के लिए भर्जन आता है। एस अशुद्धियों के आंशिक पूर्ण रूप से ये भी नहीं। अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में संबंधित वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। 11 का डी हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 क्वेश्चन नंबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि डोलेमाइट का सूत्र है। पहली बात आपको बता दूं, डोलेमाइट मैग्नीशियम का एस्क होता है, और डोलेमाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है MgCO3, ठीक है। MgCO3 और CaCO3, ये हमारे पास डोलोमाइट होता है। ये मैग्नीशियम का भी एस्क होता है और इसका भी एस्क होता है, कैल्शियम का भी एस्क होता है। अब बात करें कि मैग्नीशियम के और एस्क कौन कौन से हैं, तो मैग्नीशियम का शब्द जो होता है, आपने एप्सम लबड़ सुना होगा।
एप्सम लबड़, तो जिसमें एप्सो वर्ड आ जाए वो भी मैग्नीशियम का ही एस्क होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है वो भी मैग्नीशियम का एस्क होता है। अब इनके फार्मूले अगर मैं बताऊं, जैसे मैं बात करूं एप्सम लबड़ यानी कि एप्सो लबड़, एप्सम लबड़, तो एप्सम लबड़ का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एप्सम लबड़ जो होता है वो MgSO4 इंटू 7s2, ये भी इसका एक एस्क होता है। फिर आता है मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट होता है शायद, क्योंकि मैग्नेटाइट तो उसमें आ जाएगा। तो मैग्नेसाइट में क्या हो जाएगा, जब में साइट फाइट जैसे कि ऐसे वर्ड आपको दिखे, साइट दिखे, टाइट दिखे, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि CaCO3 यानी कि मतलब कार्बोनेट जरूर उसमें बन जाएगा। जैसे कि किसी में अगर आपको मैग्ने तो MgCO3, जिसमें साइट, काइट, माइट, लाइट ऐसा है, तो उसमें ज़्यादातर आप कार्बोनेट को देखना कि ऐसा तो नहीं जिसमें CaCO3 लग रहा हो। मतलब कैल्शियम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कार्बोनेट ग्रुप का होना ज़्यादातर देखा गया है कि उसमें जिसमें साइट, माइट, काइट होता है उसमें कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 13 में बोल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इसका फार्मूला बता दूं आपको कि मैग्नेसाइट, हाँ इसका फार्मूला बता दूं, मैग्नेसाइट का फार्मूला क्या होता है। तो साइट का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, जिसमें साइट वगैरह है MgCO3, ठीक है, सिंपल सी बात। और ये हमारे पास क्या होता है, डोलामाइट होता है। डोलामाइट भी किसका होता है, मैग्नीशियम का ही होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और भी इसके एस्क हैं जिसमें एप्सो नाम का वर्ड आ जाए, जैसे एप्सम लबड़ हो गया। एक आपने सुना होगा कि एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी एक धातु है जो आग में नहीं जलती है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको शायद बोलते हैं बेस्टस बोलते हैं, एबेस्टस बोलते हैं उसको, एबेस्टस एक धातु होती है एबेस्टस। इसका जो ये भी मैग्नीशियम का एस्क ही होता है। इसमें जो होता है SiO3 करके कुछ ग्रुप होता है, घात 4 ऐसे जुड़ा होता है, वो हमारे पास एबेस्टस होता है। इसका फार्मूला नहीं पूछे, फार्मूला आपसे पूछेगा मैग्नेसाइट का, एप्सम लबड़ का या एप्सो करके पूछ लेगा। यही हमारे पास होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और एप्सोसाइट। एप्सम जो लबड़ है, अगर इसको ऐसे लिखें हम लोग, एप्सम लबड़ को ऐसे लिखें एस्पोसाइट करके लिखें, तो आप समझ जाइएगा एप्सोसाइट लिख रखा है, यानी कि ये किसका एस्क है, मैग्नीशियम का ही एस्क है। चलिए, और इसके बहुत सारे एस्क हैं, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, मैग्नीशियम के आप इतने एस्क जान लीजिए, और एस्क डोलोमाइट होता है। क्वेश्चन नंबर आप 13 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 13 में आपसे कह रहा है कि 13 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रखा है कि जो एस्क है, 13 में बोल रहा है कि एस्क है, नाम बताइए। तो इसको तो शायद मैंने अभी आपको बताया था कि COOH का होता है, COCO3, ये तो भी आपको बता चुका हूं कि एक किसका हो जाएगा, जब भी हमारे पास OH आ जाए तो हमारे पास किसका हो जाएगा, एजुराइट मेलेकाइट, मेलेकाइट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेलेकाइट। और एक किसका एस्क होता है, कापर का एस्क होता है मेलेकाइट। अगर इसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एजुराइट बन जाएगा, कापर का एस्क होता है, ठीक है, इसको मेलेकाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, और एक कॉन्सेप्ट जो इधर बता रहा हूं आप इनको नोट जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं कि साथ में तो कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस करवा दूं तो क्वेश्चंस बड़ी जल्दी जल्दी करवा दूंगा, मुझे तो फटाफट टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ आपका क्या फ़ायदा, आपको जब तक कॉन्सेप्ट ना पता चले तब तक फिर आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट भी आपके लिए साथ साथ लेकर आ रहा हूँ, और उसके साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी रिवीजन हो रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, किसी न किसी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप जुड़े हो, इंस्टा आप काट के इसकी स्टोरी भी आप लगा सकते हैं अपने, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो इसको काट कर स्टोरी कुछ एडिट वगैरह करके भी इसको आप कर सकते हैं, ताकि सबको पता चले कि एक जो क्लास चल रही है, जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट भी जानना चाहते हैं साथ में, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कुछ एस्क भी पाए जाते हैं जिनको प्राकृतिक एस्क कहते हैं। और प्राकृतिक एस्क कौन से होते हैं, जो मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाएंगी जो कि अक्रियाशील, मतलब बहुत कम क्रियाशील होती हैं। जैसे मैं बात करूं
जैसे मैं बात करूँ पीटी की, मैं बात करूँगा पीडी की, मैं बात करूँगा एयू की, ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और इन्हीं के जो अयस्क पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास प्राकृतिक अयस्क होते हैं। तो इस बात को भी नोट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा प्रकृति में अवस्था मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी हो जाएगी, रजत हो जाएगी, एजी। ठीक है, इसमें एजी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एजी को भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत कम क्रियाशील होती हैं एजी। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, इस तो पता ही होगा सबको, पारा राइट आंसर डी होगा, है तो पारा, इसके ज़्यादा क्या बोलूँ इसके बारे में। और एक अधातु भी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्रोमीन। धातु है पारा और अधातु है ब्रोमीन, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, मैं आपको बता दूं एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, ठीक है, उभयधर्मी। अब कहोगे ये कैसे बता दिया, मतलब इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताओ। जरूर बताऊंगा भैया कॉन्सेप्ट। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उभयधर्मी भी हो सकते हैं। ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कि जो हमारे पास धातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो अधातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो उपधातुएं हैं और उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। यानी उपधातु जैसे मैं बोल दूं SiO2 उपधातु है, इसका जो ऑक्साइड हो गया क्या हो गया, उभयधर्मी हो गया। ठीक है, और अगर मैं ले लूँ Mg धातु है तो धातु क्या हो जाएगी, MgO क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। और कोई अधातु ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, ब्रोमीन, तो चलो अधातु को और ले लेते हैं, तो कोई भी आप अधातु ले लीजिएगा। अधातु के अगर अधातु का ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसको आप याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 अपने स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो Br2O ले सकते हो, Br2O, ठीक है, ऑक्साइड हो गया ब्रोमीन का। ये क्या है, ये हमारे पास अम्लीय है। कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उनको नोट करिएगा, बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और 16 का जो था वो उसको आपको बता दिया है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड धातु थी, और धातुओं के ऑक्साइड हमारे पास क्या, सॉरी, एल्युमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण इसको हमने बोला है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास क्षारीय होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, धातु है एल्युमिनियम लेकिन वो पी ब्लॉक की है, समझ रहे, इसीलिए उसको उभयधर्मी बताया। लेकिन अगर केवल पूछ दिए कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं तो वो क्षारीय होते हैं, इसको भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, धातुओं का बागुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं। तो देखिए धातुओं का जो गुण होता है आघात वर्धनी होता है। आघात वर्धनी का मतलब होता है कि उनको पीटा जा सकता है तभी तो उनकी चादर बनेगी, तो आघात वर्धनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आघात वर्धनी होता है शायद, वर्धनी आघात वर्धनी। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 19 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 19 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व क्या हो, सोना। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। स्वतंत्र अवस्था में ए वाली धातुएं पाई जाती हैं, जो कम क्रियाशील होती हैं उनके जो अयस्क होते हैं वो प्राकृतिक अयस्क बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे होती हैं। अब चलो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, आधुनिक परिभाषा तीनों की बता देता हूं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं जो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं वो धातुएं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, और उपधातु क्या होता है, जो जिन उपधातु वो होते हैं कि वो तो ना तो त्यागेंगी ना ग्रहण करेंगी। ठीक है, या तो त्यागेगी तो पूरा पूरा त्याग देंगी, या तो ग्रहण करेंगी तो पूरा पूरा ग्रहण कर लेंगी। जैसे मैं अगर इसका और दूसरी परिभाषा बताऊं तो धातुएं वे होती हैं जिनके बैलेंस सेल यानी बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे सोडियम, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, सोडियम धातु है तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 8, 1। ठीक है, एल्युमिनियम ले लीजिए 13 होता है तो 2, 8, 3, ये हो गया एल्युमिनियम। एक क्या है, धातु वही होती है जिनके बाहरी कोश में 1 से 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो धातु है। मैं बोल देता हूँ कार्बन 6 होता है ना, तो 2, 4 ये 4 आ गया, तो इसका मतलब 4 आ गया, तो ये उपधातु हो गए।
जिसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उपधातु हो जाएगी, और 5, 6, 7 जिसके वो कोष में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास अधातु हो जाएगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रहण करते हैं, त्यागने की कंडीशन उनके पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आप 21 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 21 में कह रहा है कि अधातुओं में द्रव है, तो अधातुओं में द्रव कौन सा है? मैंने अभी बताया था ब्रोमीन है, इसको आप क्या बताऊं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत में रक्षित होती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तो ब्रोमीन हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22, कह रहे हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग धातु से लेपन कर देते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए जो लेपन किया जाता है वो गैल्वेनीकरण होता है। किस धातु का लेपन किया जाता है? वो आप कापर का भी लेपन कर सकते हैं, ठीक है, कापर धातु का लेपन कर सकते हैं, नहीं तो जिंक का लेपन कर सकते हैं लोहे को बचाने के लिए। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि जो स्वयं मतलब एक ऐसी धातु है जो स्वयं ही अपने ऑक्साइड का लेपन करती है, वो एल्युमिनियम धातु होती है, और जो ऑक्साइड होता है वो Al2O3 होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 वो होता है लोहा, सॉरी रजत को ही बोलते हैं एल्युमिनियम, ध्यान रखना, सॉरी रजत को चांदी बोलते हैं। इसमें पूछ कर एल्युमिनियम, तो राइट आंसर 22 का डी हो जाएगा, 22 का डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 23 अपनी स्क्रीन पर देखिए। 23 में बोल रहा है कि एंटीमनी धातु है, ठीक है, एंटीमनी। 23 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या होता है? एक उपधातु होती है। एंटीमनी जो होता है उपधातु होती है, कार्बन के ग्रुप में पाई जाती है, कार्बन Si Sb। एंटीमनी जो होता है Sb जो होता है ना, एंटीमनी ये हमारे कार्बन वाले ग्रुप में आती है, यानी कि ये कार्बन क्या है, एक हमारे पास उपधातु है, ठीक है, धातु भी नहीं उपधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, मैंने इसके कॉन्सेप्ट अभी बताया। क्वेश्चन नंबर आप 24 देखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 24 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 24 का। फिर पूछ रहा है कि वह प्राकृतिक 24 का पहले आप बी लगा लिए, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेगा। 25 में आपसे कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है, ठीक है, अधिक से अधिक। वह प्राकृतिक पदार्थ बहुत सही, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कर्षित करना अधिक आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है खनिज गैंग अयस्क। तो वो अयस्क होता है, अयस्क से धातु प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आप 26 आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे अधिक मात्रा में होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं। एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं बहुत क्रियाशील धातु हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ कौन धातुएं क्रियाशील होती हैं, कौन धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। चलिए आप देख ही लीजिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर आता है, इधर लिखा देता हूँ, थोड़ा इधर जगह बनाया रहेगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्रियाशीलता का क्रम लिखा रहा हूँ मैं। होता है पहले पोटेशियम, फिर होता है बैरियम, फिर होता है आपके पास स्ट्रांसियम, ठीक है, स्ट्रांसियम SR स्ट्रांसियम, फिर आता है हमारे पास स्ट्रांसियम के बाद आता है कैल्शियम, फिर आता है हमारे पास सोडियम, और सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है हमारे पास एल्युमिनियम, ठीक है, और एल्युमिनियम के बाद आता है हमारे पास मैग्नीज, हाँ, और 25, 30, 26 मैग्नीज, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा हमारे पास आयरन, और फिर आयरन के बाद आएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो नीचे धातु पहुंचेगी वो क्या हो जाएंगी, कम क्रियाशील हो जाएंगी, और हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो सभी क्या ज़्यादा क्रियाशील हैं। हाइड्रोजन से नीचे कौन सा है? अब देखिए हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास जो धातुएं होती हैं वो होती हैं हमारे पास Hg, फिर हमारे पास Ag, फिर हमारे पास कापर के बाद हमारे पास आता है Pd, फिर Pt और फिर Au। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्रियाशील नहीं बोलेंगे, मतलब कम क्रियाशील धातुएं होती हैं हाइड्रोजन से नीचे। विद्युत रासायनिक श्रेणी है, एक टॉपिक है उसका, तो उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझा दूंगा।
तो यहाँ से क्वेश्चंस बना है। क्वेश्चन नंबर आप अपने स्क्रीन पर 27 देखिएगा। 27 में जो आपसे पूछ रहा है, 26 में क्या पूछ रहा है कि बहुत प्रकृति में क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं वो प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि एल्यूनोटोपी विधि निम्न एल्युमिनियम का, अच्छा इसका जो मतलब हो जाएगा कि एल्युमिनियम की जो विधि है, अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। एल्युमिनियम की विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसका अपचयन करते हैं, तो वो क्रोमियम और मैग्नीज का करते हैं। क्रोमियम और मैग्नीज का जो होता है अपचयन करेंगे, मतलब ऐसा एस्क जिसमें मतलब क्रोमियम या मैग्नीज का एस्क है और उसका अपचयन करना है, तो एल्युमिनियम तापी विधि का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। और ये जो विधि क्या करती है, अपचयन के रूप में होती है, तो अपचायक की तरह, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। इसमें अपचयन होता है। कोक के द्वारा करेंगे तो कोक किसका अपचयन करेगा, केवल आयरन के एस का, Fe2O3 का। और अगर मैं बात करूं हम अपने उसके बारे में सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका अपचयन करेगा, केवल Fe2O3 का। और कोक विधि जो होती है वो किसका अपचयन करती है, वो SN PB ZB ZN जिंक का, इनका अपचयन करती है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 28 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 28 में आपसे पूछ रहा है कि ऑक्साइड एस्क का उदाहरण है। ऑक्साइड एस्क, देखिए ऑक्साइड एस्क, सल्फाइड एस्क, ये सब क्या होते हैं, जिसमें ऑक्साइड बनता हो वो ऑक्साइड एस्क, जिसमें एस आ जाए वो सल्फाइड एस्क। कार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट आ जाए, कार्बोनेट का मतलब CO3 आ जाए, वो कार्बोनेट एस्क। कोई भी एस का आपसे पूछ दिया जाए तो आप ऐसे अंदाजा लगा लोगे। तो वही पूछ रहा है कि ऑक्साइड एस का उदाहरण है, किसमें ऑक्साइड आता है, जिंक ब्लड में तो आता नहीं, फ्लेयरस्पार में नहीं आता, ठीक है। और ऑक्साइड का कौन सा हो सकता है बताइए भाई, तो बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट Al2O3 यही होता है हमारे पास, इसी में ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, बॉक्साइट का फार्मूला बताया, मेलेकाइट का फार्मूला बताया है मैंने आपको, ठीक है। मेलेकाइट किसका होता है बताइए, कमेंट करिए। मेलेकाइट किसका एस्क होता है, इसमें बताया आप, उसमें कमेंट करिए। चलिए फिर पूछ रहा है जिंक ब्लड, जिंक का एस्क होता है जिंक ब्लड, और जिंक ब्लड होता है ZNS होता है, जिंक ब्लड, ठीक है। और जिंकाइट जो होता है वो ZNO3 होता है, ये भी जिंक का एस्क होता है। बाकी जिंकाइट जो होता है, जिंकाइट नहीं, जिंकाइट होता है ZNO। कैलामाइन होता है जिंक का प्रमुख एस्क, जिंक का प्रमुख एस्क होता है कैलामाइन। ये तो है हमारे पास जिंकाइट, ठीक है, जिंकाइट, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट चलो लिख लीजिए, आगे पूछा जाएगा। जिंकाइट, ये तो हो गया जिंकाइट, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ कैलामाइन, कैलामाइन, तो कैलामाइन भी जिंक का प्रमुख एस्क होता है, जिसको बोलते हैं ZnCO3, कैलामाइन। ये हमारे पास हो गया जिंक ब्लड, जिंक ब्लड, इसको भी आप याद करिएगा, जिंक ब्लड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ऑक्साइड एस्क तो हो गया, चलिए इसको हटाइए, ये तो हो गया। अब आपसे पूछ रहा है मेलेकाइट, जिंक ब्लड और फ्लेयरस्पार। फ्लेयरस्पार जो होता है, फ्लेयरस्पार कैल्शियम का एस्क होता है, यही इसका प्रमुख एस्क भी होता है, CaF2। फ्लेयरस्पार ये होता है फ्लेस्पार, फेल्सपार इसको बोलते हैं, फेल्सपार, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम का प्रमुख एस्क होता है। तो 28 का तो आंसर हो गया। 29 देखिए क्वेश्चन नंबर आप 29 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, एल्युमिनियम का खनिज नहीं है, कौन सा, मतलब किसमें एल्युमिनियम नहीं, तो बॉक्साइट, कोरंडम, और मैंने बताया एनहाइड्राइड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्रायोलाइट में तो एल्युमिनियम आता है, क्रायोलाइट का फार्मूला भी बता चुका हूं, तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 30 आपसे कह रहा कि एनहाइड्राइड क्या होता है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन का ज्यादा होना, ऐसे होल ट्वाइस ओ, मतलब जिसमें 3 ऑक्सीजन आ जाए वो एनहाइड्राइड होता है। इसको आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन तो उसमें इसको अच्छे से बता दूंगा एनहाइड्राइड क्या होता है, IPSC पढ़ाऊंगा तो उसमें एनहाइड्राइड आएगा तो उसमें बता दूंगा। अभी तो आपकी चल ही रही क्लास। 30 में देखिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है, तो किस में एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम ब्रांज में तो है, पीतल में एल्युमिनियम नहीं है, आपको अच्छे से पता है पीतल में एल्युमिनियम नहीं है, बाकी सब में इसमें एल्युमिनियम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिएगा। 31 में आपसे क्या कह रहा है, 31 में बोल रहा है कि क्रायोलाइट है, इसको मैंने बता दिया है क्या है क्रायोलाइट, इसको नहीं बताऊंगा। कोरंडम क्या है, कोरंडम का भी फार्मूला बताया है। थर्माइट मिश्रण है। अब बढ़िया क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए, सीधे 33 पर आइए, 33 पर आइए। पूछ रहा है थर्माइट, थर्माइट क्या, थर्माइट होता है किसका एस्क होता है, आयरन का होता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या मिला होता है, थर्माइट
के साथ में होता है आयरन, और आयरन के साथ में होता है Al चूर्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Fe2O3 तथा Fe2O3 तथा Al का चूर्ण, यानी कि बी आंसर 33 का जो आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आप स्क्रीन पर देखिएगा। 34 में आपसे कह रहा है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा होता है? तो पिघला हुआ क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार, बिल्कुल सही। क्रायोलाइट मिलाया जाता है और फ्लोरोस्पार मिलाया जाता है। बॉक्साइट का पिघला हुआ क्रायोलाइट था, शुद्ध एल्युमिना नहीं, जो हमारे पास जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं एल्युमिनियम का, तो हम लोग क्रायोलाइट मिलाते हैं और फ्लोरोस्पार मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं? ताकि एल्युमिनियम का गलनांक घट जाए और एल्युमिनियम की चालकता बढ़ जाए, इसलिए मिलाते हैं। तो इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में कह रहा है कि एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या है? अभी मैंने इसको बताया है। सर्पिक विधि में एल्युमिनियम प्राप्त करने से जो गैस निकलती है वो अमोनिया होती है, इसको मैं बता चुका हूँ। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमोनिया होगी, ये ध्यान रखना। और 35 वाला मैं अभी डिस्कस ही किया था कॉन्सेप्ट में। तो 37 क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि धातुओं में चमक किसके कारण होती है? बताइए। धातुओं में चमक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सुचालकता के कारण, अधिक घनत्व के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तो चमक का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। धातुओं में चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी में करंट फ्लो कब होता है? जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। और धातुओं में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों में पाई जाती है, धातु में कोई चमक नहीं होती है। कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर धातु पर हथौड़ा मारेंगे तो धातु नहीं टूटेगी, पतली चादर बन जाएगी, लेकिन धातु पर आप हथौड़ा मार दिए चकनाचूर हो जाएगी। सफेद लाइट में मरकरी होती है, अगर जैसे रॉड वगैरह सफेद जो जलती हैं इनमें मरकरी होती है, या फिर हमारे पास मैग्नीशियम होता है सफेद लाइट देने के लिए, सफेद रंग देने के लिए, और जो सोडियम होता है वो उसमें पीली रोशनी होती है। इसको भी आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 38 आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 38 में आपसे क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु व अधातुओं का वर्गीकरण किया था? तो ए जो वैज्ञानिक थे, इसका राइट आंसर ए हो जाए लोबेसिस। क्या नाम इनका दे रखा है? नाम दे रखा है इसमें लोबेसिए। केमिस्ट्री के जो ज्ञात बोले जाते हैं फाउंडर, वो भी लोबेसिए बोले जाते हैं। और इन्हीं ने, लोबेसिए जो केमिस्ट्री के फाउंडर थे, इन्होंने ही क्या किया था? धातु और अधातु का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर आप 39 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 39 में कह रहा है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पैराइट है, इस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। मैंने अभी बताया कैसे किया जाता है। कॉपर पैराइट में भाई ऐसा आ जाएगा तो झाग-फलन विधि लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि कॉपर अयस्क के प्रगलन में जो होता है सिलिका बालू रेत दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर अयस्क के प्रगलन में सिलिका बालू रेत को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं गालक क्या होता है। गालक, इसको बता दूं। गालक जो होता है हमारे पास, ये अम्लीय गालक भी होता है, क्षारीय गालक भी होता है। अम्लीय गालक की बात करूं, अम्लीय गालक यानी कि एसिडिक यानी अम्लीय गालक की बात करूंगा, होता है SiO2 जो क्षारीय अशुद्धि को दूर करता है। और बेसिक गालक होता है, यानी कि हमारे पास जो क्षारीय गालक होता है वो CaO, यानी कि अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धि को दूर करेगा और क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धि को दूर करेगा, ये ध्यान रखना। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है 39 में, वो आपसे पूछ रखा है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पैराइट, इस अयस्क का सांद्रण तो हो गया। 40 में आपसे पूछा, इसका हो गया झाग-फलन विधि, यानी 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 40 देखिएगा। 40 में आपसे पूछ दिया है कि कॉपर अयस्क के प्रगलन में सिलिका बालू रेत को दूर करने किसका? तो इसमें आयरन होता है। ठीक है, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड होता है, किसको दूर करने के लिए किया जाता है? फेरस ऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, फेरस ऑक्साइड के लिए किया जाता है। क्योंकि जो कॉपर के अयस्क में जो हमारे पास धातुमल मिलता है, धातुमल क्या होते हैं? धातुमल वही होगा जिसमें हमारे पास SiO3 लगा हो। जैसे कैल्शियम अगर लगा हो तो ये होगा कैल्शियम सिलिकेट। अगर आयरन लगा है F, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, F लगा है FeSiO3, तो हमारे पास फेरस सिलिकेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास धातुमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 41 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेगा। 41 में आपसे क्या कह रहा है
कि तांबे के शोधन में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी विधि के उत्पादन तांबे की शुद्धता होती है। तांबे की शुद्धता जो होगी, अगर विद्युत अपघटनी विधि कर लगाएंगे तो उसमें हमारे पास पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, 98% मिलता है। ठीक है, 98%, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। विद्युत अपघटन में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। यानी एनोड होता है जो कि अशुद्ध धातु से बना होता है, और जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु से बना होता है। तो जो हमारे पास अशुद्धियां होती हैं, जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं उसके ऊपर, तो अशुद्धियां एनोड से कैथोड पे जाके, सॉरी, धातु जो शुद्ध धातु होगी वो एनोड से जाकर कैथोड पर एकत्र हो जाएगी, और जो अशुद्धियां होगी वो एनोड जो होता है उसके नीचे एकत्र हो जाती है। हमारे पास विद्युत अपघटनी विधि होती है, और विद्युत अपघटनी विधि से जो हमको धातु प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, उसको हमको और शुद्ध करना पड़ता है। कापर को बेस मरणीकरण से करते हैं, एल्युमिनियम को होप विधि से करते हैं, इसको भी आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42 देखिएगा। 42 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कापर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है। मैंने बताया कैथोड पर मिलता है। धातु जो होगी, जो शुद्ध गोल्ड मतलब शुद्ध धातु, वो कैथोड पर मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 43 में आपसे कह रहा है कि अयस्कों के सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि प्राय किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इसको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 44, जाग प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है, इसका भी क्वेश्चन मैंने बताया चीड़ का तेल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लिखिएगा। 43 का राइट आंसर लिखिए बी। 43 का राइट आंसर बी है। ठीक है, 43 का बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर लिखिएगा, क्योंकि इसको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 44 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिएगा, यहाँ से दिख रहा है ना। ठीक है, 45 आप लिखिएगा। 45 का जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, एल्युमिनियम विधि प्राप्त करने के लिए विधियों में कौन सी प्रयुक्त विधि है। बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि है। तो हमारे पास बॉक्साइट से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि है, तो 45 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत अपघटन विधि से हम लोग एल्युमिनियम को भी प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप अपनी 46 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 46 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 46 में आपसे पूछ रखा है, 46 में आपसे पूछा है कि शुद्ध एल्युमिना का विद्युत अपघटन प्राय नहीं किया जाता है, क्योंकि वो देखियो एल्युमिना क्या होता है भाई, एल्युमिना है विद्युत का तो चालक है, एल्युमिनियम विद्युत का चालक, लेकिन एल्युमिना जो होता है Al2O3 विद्युत का कुचालक होता है, और विद्युत अपघटन उसी का किया जाता है जो विद्युत का चालक होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत का कुचालक है। सिंपल सी बात, अगर कुचालक होगा तभी तो इसका विद्युत अपघटन नहीं होगा। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस उसी का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, और Al2O3 में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, ये कुचालक है, इसीलिए इसका विद्युत अपघटन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 47 देखिए। 47, एक एज कुड़ीदा गाना सुना है, 47 एज कुड़ीदा है, शायद 47 बेट कुड़ीदा है, सॉरी मिस्टेक बोल रहा था। चलिए, कह रहा है 47 में देखिए कि कापर पायराइट में से कापर धातु के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल का कॉन्सेप्ट बताया है कि धातुमल, देखिए कापर पायराइट में जो धातुमल प्राप्त होता है वो हमको धातुमल मिलता है FeSiO3, और एक्चुअल में जो धातुमल होता है वो होता है CaSiO3। तो इनको आप याद रखिएगा धातुमल के बारे में और गालक के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 48 देखिएगा। निम्न में से धातुमल का सूत्र है, अभी बताया है मैंने, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 49 देखिए। 49 में आपसे पूछ रखा है कि हाल विधि में एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम हाल विधि जो होती है उनमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है कैसे। CO2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवणों को गर्म करके ही प्राप्त की जाती है। पिघले क्रायोलाइट में एल्युमिनियम को लवणों को विद्युत अपघटन से सी के साथ एल्युमिनियम नहीं, सी तो नहीं आएगा, N2 नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी राइट इसका हो जाएगा। इसकी रिएक्शन एक होती है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हाल विधि हमको एल्युमिना मिलेगा, एल्युमिनियम से हमको क्या मिल जाएगा, एल्युमिना पर हम लोग
वायुमंडल के CO2 के वायुमंडल से एल्युमिनियम लवणों के साथ गर्म करके, एल्युमिना से हम प्राप्त करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे CO2 की, ताकि हमको CO3 मिल जाए और फिर हमको Al2O3 यहाँ पर एल्युमिनियम धातु मिल जाती है। विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, शोधन होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। हूप प्रक्रम, इसके बारे में हमने बता दिया है। कह रहा है कि हूप प्रक्रम में हूप प्रक्रम में एल्युमिनियम के शोधन के लिए सिलिकॉन और कॉपर की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। भाई बताया, चालकता बढ़ाने के लिए, गलनांक कम करने के लिए सब मिलाया जाता है। किसकी? सिलिकॉन और कॉपर पूछ रहा है इसमें कि हूप विधि में एल्युमिनियम के शोधन में सिलिकॉन और कॉपर की अशुद्धियां एल्युमिना में मिलाने का उद्देश्य क्या है? चालकता कर देना उसमें, या फिर एल्युमिनियम के मिश्रण में सुगमता हो जाना, पिघले का भार बढ़ जाना। भैया इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सुचालकता कर देना। अशुद्धियां इसीलिए मिलाई जाती हैं क्योंकि अशुद्ध मिलाने पर चालकता बढ़ती है। कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिएगा यार। एक कैबन कह रहा पीतल कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु है। तो पीतल में भी मौजूद है, पीतल में कॉपर मौजूद होता है, कांसा में भी और जर्मन सिल्वर में भी। तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने मिश्र धातु लिखवा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर का फार्मूला ऊपर लिखवाया था। तो जर्मन सिल्वर जो होता है क्या होता है? उसमें निकिल होता है, कॉपर भी होता है, जेडन भी होता है और निकिल भी होता है। ठीक है, एक आता है गन मेटल, एक मिश्र धातु लिखेगा गन मेटल। याद आ गया तो बता दूं, गन मेटल। गन मेटल क्या होती है? गन मेटल में तीनों पाई जाती हैं, Cu होगा, Zn होगा और हमारे पास Sn भी होगा। ठीक है, गन मेटल धातु होती है, गन मेटल मिश्र धातु होती है। इसको भी आप याद करें। मुद्रा मिश्र धातु में क्या होता है? मुद्रा मिश्र धातु में हमारे पास Sn होता है, कॉपर होता है, Sn होता है और फास्फोरस होता है 1%। फास्फोरस ब्रांच में कॉपर, Sn, फास्फोरस होता है 2%। ठीक है, तो मुद्रा एक होता है मुद्रा मिश्र धातु में। यहाँ पे लिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको मुद्रा मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु, मिश्र धातु। अगर मुद्रा मिश्र धातु की बात करूं तो इसमें जो मिश्र धातु होती है वो क्या होती है? Cu होता है, Sn होता है और प्लस फास्फोरस होता है। मुद्रा मिश्र धातु ये होती है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आती है फास्फोरस ब्रांच, फास्फोरस ब्रांच लिख रहा, फास्फोरस ब्रांच। तो फास्फोरस ब्रांच का जो फार्मूला होता है धातु का क्या होता है? उसमें फार्मूला यही होता है, बस यहाँ पर जो फास्फोरस होता है यहाँ पर 1% पाई जा, यहाँ पर 1% होती है और फास्फोरस, और यहाँ पर होता है 2% और यहाँ पर होता है 1% फास्फोरस। बस इतना ही सा अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 53 में आपसे जो पूछ रखा है उसको जरा गौर से पढ़िएगा कि मुद्रा मिश्र धातु जो मुद्राएं सिक्के बनाए जाते हैं, इसका भी यार मैंने बताया कि इसमें फास्फोरस क्या होता है? 2% होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप देखिएगा फास्फोरस 2% होता है तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। 54 में आपसे क्या पूछ रखा है? 54 में आपसे पूछ रखा है कि फफोलेदार कॉपर, जो कॉपर का निष्कर्षण हो जाता है तो कॉपर से क्या होता है? कॉपर में मौजूद होती है SO2 गैस। तो कॉपर जो धातु है उससे बुलबुले उठते हैं जब उसका निष्कर्षण होता है। तो जब बुलबुले उठते हैं क्या होता है? SO2 गैस निकला करती है, तो उसी को फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। इसको याद कर लेना। ये क्या होती है? फफोलेदार तांबा है, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर शुद्ध कॉपर जिसमें लगभग 2% अशुद्धि होती है। तो 54 का राइट आंसर डी, क्योंकि इसमें जो 2% अशुद्धि होती है वो किसके रूप में होती है? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 55 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। कह रहा है कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है आर्गन। सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर आप इसमें देखिएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। 56 में आपसे कह रहा है कि प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी है। देखिए प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी जो हो जाएगी, कौन सी भट्टी है प्रगलन के लिए? तो प्रगलन के लिए तो परावर्तनीय भट्टी आती है। ठीक है, प्रगलन के लिए परावर्तनीय भट्टी का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखो 4-5 भट्टी दे रखी हैं, उन भट्टियों के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। चलिए, एमरी नाम दिया गया है। 57 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 57 का एमरी जो होता है अशुद्ध एल्युमिनियम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमरी कहते हैं। अशुद्ध एल्युमिना को एमरी कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बात कर लेता हूँ भट्टियों की। तो आप देखिए परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी कैसी होती है, इसका जो यूज होता है वो कॉपर के निष्कर्षण में होता है। और परावर्तनी भट्टी को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो परावर्तनी भट्टी ऐसे करके होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे और ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ये परावर्तनी, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर जगह होती है, यहाँ से वायु प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर कोयला वगैरह भरा होता है और गैसें ऐसे उठती हैं, ये परावर्तित होती हैं। गैसें यहाँ से टकराएंगी और परावर्तित होकर इसमें आएंगी और इसमें चूल्हा रखा होता है, यहाँ पर चूल्हा होता है और यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाएंगी, यहाँ पर क्या होता है, घान वगैरह रखा होता है। ये हमारे पास परावर्तनी भट्टी होती है। परावर्तनी कॉपर के जो निष्कर्षण होता है उसमें परावर्तनी भट्टी का ही उपयोग किया जाता है, इसको आप याद कर लेना। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं संभव है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, इसलिए इसका नाम परावर्तनी भट्टी पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मफल भट्टी की, तो मफल भट्टी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसका टेम्परेचर पूछता है मफल भट्टी का टेम्परेचर। तो मफल का टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। मफल भट्टी का टेम्परेचर पूछा जाता है, कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको लिख लेना अपनी कॉपी पर, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मफल भट्टी होती कैसी है, मफल भट्टी जो होता है इसके दो सिरे होते हैं, मतलब ऐसे करके एक सिरा होता है, ठीक है, एक ऐसा होता है, बीच में यहाँ पर ईंधन वगैरह होता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे और इधर से ऐसे करके, ये हमारे पास मफल भट्टी होती है। इसमें दो मुंह होते हैं, ठीक है, यहाँ से गैसें, यहाँ से वायु प्रवाहित की जाएगी, यहाँ से गैसें निकलेंगी यहाँ से, तो इनमें से हमारे पास मफल भट्टी होती है। इसका 1400 डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर होता है मफल भट्टी का, इसको भी आप याद कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा बत्ता भट्टी। बत्ता भट्टी को किस में यूज करते हैं, आयरन। बत्ता भट्टी को यूज किया जाता है आयरन के निष्कर्षण में, इसको भी आप याद करना। आयरन में किसको यूज करते हैं, बत्ता भट्टी। बत्ता भट्टी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है 2200 केल्विन होता है। बत्ता भट्टी का टेम्परेचर कितना होता है, 2200 केल्विन होता है, इसको भी याद कर लेना। बत्ता भट्टी होती कैसी है, बत्ता भट्टी हमारे पास ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनी होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे और फिर ऐसे चली जाती है, ऐसे करके ऐसे, और बाद में ऐसे यहाँ पर कुछ रखा होता है, ठीक है। तो बत्ता भट्टी ऐसी होती है, ये बत्ता भट्टी होती है। और उसके बाद है सीमन हाल से खुली भट्टी। सीमन मार्टिन खुली भट्टी क्या होती है, मतलब खुली ही है। खुली भट्टी में मतलब उसको तो आप समझ सकते हो, खुला होता है, इधर मतलब ईंटें होती हैं, कच्ची ईंटें इस साइड। मान लो अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो यहाँ पर चित्र बनेगा, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ से गैसें निकलती हैं, ऐसे समझ लेना। खुली भट्टी होती है, नीचे की ओर बनी होती है। और खुली भट्टी आप समझ सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे ईंटें लगी होती हैं इसमें, ठीक है। तो आप नीचे की ओर खुली होती है, समझ जाना, वो हमारे पास सीमन मार्टिन खुली भट्टी होती है। तो आपके यही क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, 57 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कैसा लगा आपको। अगर आपने यहाँ तक बने रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल था, आपका जो इसके कॉन्सेप्ट थे और जो क्वेश्चंस किए, कैसा आपको मजा आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, मैं उसी टॉपिक को कराऊंगा जिस पर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कम्युनिटी पर पोस्ट करता हूँ कि कौन सा टॉपिक करवाना है। तो आप लोग कम्युनिटी पर जाकर वोट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा पोल आए और उसी हिसाब से यहाँ पर करवाया जाए। क्योंकि जिसमें केमिस्ट्री आती है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी का एग्जाम हो, BSF हो, आर्मी, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो रहे। सबसे बढ़िया क्लास यहाँ पे चल रही है, वो टॉपिक वाइज प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।